हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं HB1AC, ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट हमारे पास क्यों, हम किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास अगर हम बात करें ना रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल में हमारे पास मेनली क्या पड़ा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे पास होती है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करती है। अब हमारे पास ये अगर ग्लूकोज जो होगा वो बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं HB1AC। अब ये करता क्यों है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज जो होता है ना, अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं बॉडी में, अमाइनो एसिड, ठीक है जी, अमाइनो एसिड प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनती होती हैं ना, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स मेनली हमारे पास अमाइन ग्रुप्स जो हैं, जैसे कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के साथ एक अमाइन ग्रुप अटैच है। तो अगर ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा तो ये अमाइन ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और ख़ुद को बाइंड कर लेगा हीमोग्लोबिन के साथ, और इसको हम बोलते हैं HB1AC। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है जब ग्लूकोज खुद को, अपने आप को हीमोग्लोबिन अमाइन ग्रुप के साथ अटैच कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हमारे पास प्रोसेस होता है नॉन इंजाइमेटिक। नॉन इंजाइमेटिक कि ये जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज की जो अटैचमेंट होती है ना, इसमें कोई इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और इसको हम कहते हैं नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन, कि ग्लूकोज जो है वो उसकी एडिशन हो चुकी है अब आपके पास प्रोटीन के साथ, और ये प्रोसेस कहलाता है नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये HB1AC अगर आपके ब्लड में 6.5% से ज्यादा है, मोर देन 6.5% से ज्यादा है, तो ये हमारे पास डायग्नोज हो चुका है कि ये जो पेशेंट है वो आपके पास डायबिटीज का है, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर प्राय 3 मंथ्स, ठीक है। अब ये वो कह रहा है कि ये 3 मंथ से पहले लेना है, ये 3 मंथ्स ना, मतलब कि 3 मंथ से पहले पहले, मतलब किस तरह से, इन्फ्लुएंस्ड बाय रेड ब्लड सेल टर्नओवर। अब आप इसको ऑन द इंस्टेंट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है ना, वो 120 डेज होता है। तो इज इक्वल टू आपके पास इज इक्वल टू 3 मंथ्स बन रहा है, 120 डेज, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, वो आपको, मतलब कि आप गैप के साथ विद ड्यूरेशन 3 मंथ्स आपके पास अल्टरेशन के साथ होना चाहिए, ये जो टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, अगर कोई बंदा जो है वो बिल्कुल भूखा है, कुछ भी नहीं खाया हुआ उसने 8 घंटे से, तो हम उसको क्या करेंगे, ग्लूकोज चेक करेंगे उसके सीरम में। तो अगर वो मोर देन 126 है तो ये हमारे पास हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट। अगर नॉर्मल आपके पास जो ग्लूकोज होती है ना, वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है नॉर्मल। तो अगर आपके पास 100 से 125 के दरमियान है, ठीक है, तो ये प्री डायबिटिक है। और अगर मोर देन 125, या मतलब मोर देन 126 है, तो ये डायबिटिक पेशेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 2 आवर्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट होता है, ये वो टेस्ट होता है कि हमने कुछ खाने के लिए दिया, ग्लूकोज बाहर से दिया ओरली, और उसके 2 घंटे बाद चेक किया, तो आफ्टर 2 आवर्स कंजप्शन 75% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मली 100 होता है ना, नॉर्मली 100 होता है, तो जब बंदा कुछ खाता है ना, तो खाने के बाद उसका ग्लूकोज वैसे ही हाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि उसका ग्लूकोज चला गया 135 पे, 140 पे चला गया खाने के बाद, क्योंकि ग्लूकोज दिया ना। लेकिन अगर 2 घंटे के बाद उसका जो ग्लूकोज है वो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये हमारे पास होती है कंडीशन कि ये बंदा डायबिटीज का है, ठीक है। आगे रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज जो है ये भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मोर देन 200 मिलीग्राम है तो ये भी हमारे पास क्या है कि हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम्स इज रिक्वायर्ड। और इसके अलावा रैंडम चेक किए तो कंफर्म इस तरह करेंगे कि ये जो पेशेंट है ना, उसके बाकी जो हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम्स है, पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया के साथ बंदा प्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ही हम उसको कहेंगे। तो रैंडम जो होता है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। फास्टिंग और उसके अलावा हमारे पास जो होता है ना, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें मेन बात ये है। इधर मैं ना थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत जगह आपसे पूछी जाएगी ये बात। तो हमारे पास अगर किसी बंदे को फास्टिंग फास्टिंग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT, तो नॉर्मल हमारे पास जो ग्लूकोज है वो कितनी है, नॉर्मल आपके पास है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये बात होगी। अब फास्टिंग पे हमने चेक करना है, 8 घंटे कुछ नहीं दिया, तो अगर उस बंदे का ग्लूकोज जो है 126 से ज्यादा है,
126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये जो बंदा है वो डायबिटिक बंदा है। उसके अलावा हम करेंगे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओजीटीटी हम करेंगे कि हमने कुछ बाहर से खाने के लिए दिया, ठीक है, और आफ्टर 2 आवर्स हमने ग्लूकोज के लेवल को चेक किया, तो ये जो ग्लूकोज है उसकी बंदे की बॉडी में वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा है, तो ये हमारे पास होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और गेस्टेशनल डायबिटीज अगर प्रेग्नेंट है, ये एमसीक्यूज है, प्रेग्नेंट मदर में अगर आपने ग्लूकोज के लेवल को चेक करना है तो हमेशा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से हम चेक करेंगे, क्योंकि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो होता है ना वो फास्टिंग, अगर मदर ने कुछ भी नहीं खाया लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है तो जिसकी वजह से ग्लूकोज वैसे ही ज्यादा होगा, वैसे ही नॉर्मली फास्टिंग पे चेक किया ना प्रेग्नेंट फीमेल का तो वो आपको मिलेगा 130 140 तो इस रेंज में मिलेगा, लेकिन आपने हमेशा प्रेग्नेंट फीमेल का जो ग्लूकोज है वो चेक करना है आफ्टर ओरल ग्लूकोज, कि ग्लूकोज देना है, देने के बाद फिर अगर 200 से ज्यादा है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मदर है वो आपके पास गेस्टेशनल डायबिटीज के साथ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई जी डायग्नोज तक की बातें। डायग्नोज के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन के बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे हमारे पास जो बात है हाइपरग्लाइसीमिया, जो इमरजेंसीज हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को, और हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट को इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन मोस्ट आपके पास प्रोबेबली ये दो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली दो मैकेनिज्म कौन कौन से। एक हमारे पास होता है नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन, वो मैं आपको बता चुका हूं कि नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन क्या है, कि हमारे पास जो एक्सेस में ग्लूकोज होगा वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा होता है ऑस्मोटिक इफेक्ट, ऑस्मोटिक इफेक्ट जो है ये भी हमारे पास क्या करवाएगा, ये भी कॉम्प्लिकेशन काज करवा सकता है, ठीक है जी। ये दो बातें होगी, इन दोनों बातों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ना ओवरव्यू देना चाहता हूँ जो बुक पे बातें लिखी हुई हैं। अब यो बात थी ना, इधर कॉम्प्लिकेशन समझने से पहले ना मैं पहले जल्दी जल्दी से इंसुलिन के इफेक्ट आपको बता देता हूँ कि इंसुलिन आपके पास क्या करवाती थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती थी जी, ठीक है जी। सॉरी, ये करवाती थी आपके पास ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस करवाती थी मेन। और उसके अलावा आपके पास प्रोटियोलाइसिस जो था ना, ये जो फंक्शन था इसको इंसुलिन जो थी वो करती थी इनहिबिट, ठीक है, बिल्कुल भी प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी, लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस को भी इनहिबिट करती थी कि लिपोलाइसिस भी नहीं होगी, ठीक हो गया। तो आपके पास ये दोनों प्रोसेस जो थे वो आपके पास इनहिबिट हो रहे थे, जिसके नतीजे में हमारे पास हो क्या रहा था कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। और इसके अलावा हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड थे ना वो बन रहे थे, ट्राइग्लिसराइड फैट, आपके पास फैट की फॉर्मेशन हो रही थी जो कि ट्राइग्लिसराइड्स बना रहे थे बॉडी में, ठीक है। अब अगर तो इंसुलिन है तो ये प्रोसेस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ट्राइग्लिसराइड बनेंगे, ठीक है, दोनों बातें होंगी, ठीक है, और ग्लाइकोजेनेसिस भी होगी। अब इन्हीं तीन आपके पास इनके इर्द गिर्द ही सारा आपके पास कॉम्प्लिकेशन और पैथोजेनेसिस घूमेगी। अगर हमारे पास इंसुलिन नहीं है तो ये सारे प्रोसेस जो है ना वो उल्ट हो जाएंगे। अब ये है कि ये अब इधर इंसुलिन प्रेजेंट थी, इंसुलिन जो है, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो इंसुलिन नहीं है। अब अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लाइकोजेनेसिस की बजाय उल्टा क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो कि आपके पास क्या करवा रही है, ग्लूकोज को बढ़ा रही है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्रोटियोलाइसिस पहले रुक रही थी, अब प्रोटियोलाइसिस होगी, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अगर प्रोटियोलाइसिस होगी तो अमाइनो एसिड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस चलेगा तो ये भी ग्लूकोज को ज्यादा करेगा, ठीक है जी। उसके अलावा लिपोलाइसिस को रोक रही थी इंसुलिन, अगर इंसुलिन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा लिपोलाइसिस होगी, जिसके नतीजे में फ्री फैटी एसिड जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होंगे, और वो आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, और फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास नेक्स्ट ले जाएगी ये कीटोन बॉडीज की तरफ। तो ये सारी बातें जो है ना वो हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो ये आपके पास मेन जो है ना, ये आपने तीनों चीजों पे
इन्हिसार आपका तीनों चीजों पे होना चाहिए, ठीक है। एक मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, तो टेबल पे उसने क्या क्या बातें डिस्कस की हैं वो हम देख लेते हैं। ये लोग आप देखें तो अब हमारे पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो डिक्रीज इंसुलिन अवेलेबल, अगर डिक्रीज इंसुलिन अवेलेबल है, ठीक है, तो लिपोलाइसिस इंक्रीज। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इंसुलिन होगी तो लिपोलाइसिस रुकेगी, ठीक है। अगर इंसुलिन नहीं है तो लिपोलाइसिस जो होगी वो इन्हांस हो जाएगी। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आगे बाद में चलेंगे। अगर लिपोलाइसिस होगी तो प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड जो होंगे वो आपके पास ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके पास जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ना, टीजी, ये दो प्रोडक्ट आगे बनाते हैं ग्लिसरॉल फ्री फैटी एसिड, ठीक है। तो अब अगर ज्यादा से ज्यादा लिपिड टूटेंगे तो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड ज्यादा होगा, ठीक है। तो बॉडी में फ्री फैटी एसिड जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। पहला हमने फंक्शन देख लिया। ये इंक्रीज कीटोजेनेसिस जो है, ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहां तक ऊपर वाली लाइन अभी पढ़ेंगे। इंसुलिन कम है तो प्रोटियोलाइसिस होगी, प्रोटीन ज्यादा टूटेगी। अगर प्रोटीन ज्यादा टूटेगी तो मसल मास डिक्रीज होगा और वेट लॉस होगा, ठीक है जी, ये काज हमें पता चल गई। अगर इंसुलिन कम है तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे मैंने वहां पे कहा कि हमारे पास जो प्रोटियोलाइसिस होती है ना, वो नहीं हो रही होती। अगर नहीं हो रही, अगर प्रोटियोलाइसिस होना शुरू हो गई है तो मसल्स में से मसल टूटेंगे, अमाइनो एसिड जो होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और उसने वही एरो बनाया है। तीनों बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा था कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है इंसुलिन। लेकिन जब इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या मतलब है कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज के, ग्लूकोज के जो पॉलीमर है वो टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोज यूरिया, अगर ज्यादा पॉलीयूरिया इसी वजह से होगा ना कि वो टूटेगा और टूट के ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो होगा वो यूरिन में आएगा। अच्छा, अब इसके दो इफेक्ट हैं। दो फैक्ट कौन कौन से हैं कि इंक्रीज प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी, के प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी बढ़ेगी, बढ़ने की वजह से थ्रस्ट आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी, जिसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। और दूसरा इसका ये इफेक्ट है कि ऑस्मोटिक डायूरेसिस का काम करता है, कि ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा जो वाटर होगा वो बॉडी से यूरिन की आपके पास यूरिन में लॉस हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया, सर्कुलेटिंग फेल्यूर, डिक्रीज परफ्यूजन। तो यहां तक जितनी बातें अभी तक हमने की हैं वो सारी हमें पता है कि ये क्या हो रहा है, क्या है। ये जो अभी तक डिब्बा है ना, ये आपने इधर नहीं आना, इसको अभी छोड़ दें। ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी कोई बात नहीं अभी तक। और उसके अलावा डिक्रीज ग्लूकोज, डिक्रीज टिश्यू ग्लूकोज अपटेक, क्योंकि आपके पास जो ग्लूट फोर होते हैं ना, ग्लूट फोर आपके पास मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इंसुलिन, इंसुलिन आएगी तो ग्लूट फोर काम करेगा। और यही ग्लूट फोर आपके पास प्रेजेंट होते हैं मसल्स और एडिपोज टिश्यू के ऊपर। तो मसल्स और एडिपोज टिश्यू में होता क्या है कि ये ग्लूट फोर की मदद से ग्लूकोज जो होता है वो यहाँ पे आके स्टोर होता है। तो अगर आपके पास इंसुलिन नहीं है तो ये जो चैनल्स हैं ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर जो अपना काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोज की अपटेक जो होगी वो कम हो जाएगी और सारे का सारा जो ग्लूकोज है वो बॉडी में बढ़ता जाएगा। ये सारी बातें हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक हमने जो बात की है वो हमारे पास हमें क्लियर हो गया, ये टेबल सारा क्लियर हो गया, डायग्नोसिस हमें पता चल गई है, ठीक है जी। उसके अलावा हमने उसके सिम्टम्स वगैरह डिस्कस कर लिए हैं, डिफरेंस। अब कॉम्प्लिकेशन को दोबारा मैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ आता हूँ। तो कॉम्प्लिकेशन की तरफ मैंने दो रीजन लिखी कि हमारे पास कौन कौन सी हैं, नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन और दूसरा है ऑस्मोटिक अफेक्ट। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन और दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक अफेक्ट, ठीक है जी। तो पहले हम बात कर लेंगे नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन की। तो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन हमारे पास जिधर जिधर ग्लूकोज जो होगा वो आपके पास अमाइनो एसिड प्रोटीन के साथ जाके अकोमोलेट होगा। तो अकोमोलेट होने की वजह से हमारे पास होता ये है कि ये प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग होना शुरू हो जाती है। मतलब कि हमारे पास जिधर भी प्रोटीन है उनके साथ, ये प्रोटीन थी, प्रोटीन के साथ हमारे पास ग्लूकोज जाके अटैच हुआ, और जब ये अटैच हुआ तो अटैच होने के बाद ये ग्लूकोज अटैच हुआ और ये आपके पास इस तरह से क्रॉस लिंकिंग होना शुरू हो गई, ठीक है। और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सी बन जाती है इसकी, ठीक हो गया। अब जब ये प्रोडक्ट बनती है ना प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग की वजह से, तो फर्स्ट प्रोसेस हुआ कि प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग, इसकी पैथोजेनेसिस की बात हम कर रहे हैं।
प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग, आपस में प्रोटीन जो है वो कॉम्युलेट हो चुकी हैं और प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग जो होगी, अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारी आर्मी है, आर्मी का मतलब है कि हमारे पास जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वो हमारे पास इस प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग को आके मारना तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जब मारना तोड़ना शुरू करेंगे तो इसके नतीजे में नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि नेक्स्ट हमारे पास होती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, ठीक है जी। तो इन्फ्लामेशन हमारे पास होना शुरू हो जाएगी, और ये जो हमारे पास नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन हुई, इन्फ्लामेशन काज करवाई, तो ये मेनली हमारे पास नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन जो है वो हमारे पास मेनली इन्वॉल्व करती है माइक्रोवेस्कुलेचर और मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रो वेसल्स और दूसरे नंबर पे हमारे पास मैक्रोवेसल्स, मैक्रो वेसल्स, ठीक है। अब हम अगर माइक्रो या मैक्रो की बात करें तो मैक्रो वेसल्स हमारे पास पूरी बॉडी में, हमारे पास जो पूरी बॉडी है मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये इन्वॉल्व होती हैं एब्डोमेन वाले रीजन में, एब्डोमेन, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई जा रही है ना, यहाँ पे भी। उसके अलावा हमारे पास जो हमारी लिम्स हैं, लिम्स लिम्स वाला एरिया, अपर लिम्स लोअर लिम्स, वहाँ पे भी मैक्रो वेसल्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई जा रही है ना, वो भी हमारे पास मैक्रो वेस्कल वेसल्स जो है ना, बड़ी साइज वाली वेसल्स जो हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं। और माइक्रो वेसल्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो हमारी आई है, आंख, आंख में छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन्स जो होती हैं उनमें स्मॉल वेसल्स होती हैं। और इसी तरह हमारे पास जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की भी आपके पास ब्लड सप्लाई होती है जो कि न्यूरॉन्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रो वेसल्स पड़ी हुई हैं। तो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन की वजह से हमारे पास ये जब ब्लड वेसल्स में जाके, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे आपके पास नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन हुई। नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन नेक्स्ट प्रोसेस ये करती है कि ये एलडीएल को अपने साथ अटैच कर लेती है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होंगी वो भी आपके पास यहाँ पे आके इधर अकोमोलेट होना शुरू हो जाएंगी। और बोथ ऑफ दीज कंडीशन विच लीड टू द एथरोसेक्लेरोसिस, एथरोसेक्लेरोसिस, ठीक है। तो ये आपके पास ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मोस्ट कॉमनली लार्ज साइज की होगी तो इसको हम कहेंगे एथरोसेक्लेरोसिस। एब्डोमिनल एओर्टा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो सकता है कि एनोरिज्म, एनोरिज्म एनोरिज्म हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एओर्टा डाइसेक्शन, डाइसेक्शन, ठीक है जी। तीन लेयर होती है ना, इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया, तो वो आपस में लेयर्स जो होंगी वो डाइसेक्ट हो सकती हैं, एनोरिज्म हो सकता है। हार्ट आपके पास दिल की तरफ कॉमन कौन सी आपके पास आर्टरी होती है, कैरोटिड कौन सी होती है, सीएडी लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंटीरियर, जितनी भी आपके पास सीएडी लाडा जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें एथरोसेक्लेरोसिस हो जाएगी और वो आपके पास क्या करवा देंगी, एमआई, ठीक है जी। एंजाइना, पहले एंजाइना होगा फिर एमआई होगी, ठीक है। एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन विच लीड्स टू द एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। लिम्स की तरफ आपके पास जो वेसल्स हैं जो कि आपकी सप्लाई दे रही हैं, आपके लेग्स की तरफ दे रही हैं, पोप्लीटियल आर्टरी, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो आर्म्स की सप्लाई है, तो वहां पे भी अगर एथरोसेक्लेरोसिस हो जाएगी नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन की वजह से, तो वो आपके पास क्लोडिकेशन, क्लोडिकेशन का मतलब होता है कि पेन, पेन होगी, टांगों में पेन होगी, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। उसके अलावा अल्सर्स बन जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर आपके पास ब्लड सप्लाई नहीं जा रही ब्रेन की तरफ, आपके पास स्ट्रोक, कि ब्रेन में अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वो स्ट्रोक काज करवा सकती है, ठीक है। तो ये मैक्रो वेसल्स अगर इन्वॉल्व होंगी, मेन पैथोजेंसिस क्या है, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन क्यों होगी कि ग्लूकोज जो होगा वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा। हमारे इम्यून सेल्स जो होंगे वो आपके पास इन प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग जो प्रोडक्ट है इनको खाना आके मारना तोड़ना शुरू करेंगे, जिसके नतीजे इन्फ्लेमेशन होगी। और इन्फ्लेमेशन आपके पास फर्दर आपके पास एलडीएल की डेपोजिशन करवा देगी और ये आपके पास ये कंडीशंस काज करवा सकती हैं। नेक्स्ट माइक्रो वेसल्स की अगर हम बात करें, छोटी छोटी जो वेसल्स हैं आपके पास आई में होती हैं, तो रेटिनोपैथी हो जाएगी, रेटिनोपैथी, ठीक है जी। कॉटन स्वैब आपके पास जो मार्कर होता है ना, इस कॉटन स्वैब आपके पास मिलते हैं मार्कर्स आपको, जब आप उसको देखते हैं विजुलाइज करते हैं। नेफ्रो नेफ्रो जो आपके पास नेफ्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो आपके पास वेसल्स हैं इनको भी ये इन्वॉल्व करेगी। ये थोड़ा डिटेल में मैं बताता हूँ आपके पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है। न्यूरॉन्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो न्यूरॉन्स है ना,
उनको भी, उनकी जो ब्लड सप्लाई है जब वो कंप्रोमाइज होगी तो ये प्रॉपर आपके पास जो ट्रांसमिशन है वो नहीं कर पाएंगे, मतलब कि सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके पास मोस्ट कॉमनली सेंसरी इनर्वेशन, इनर्वेशंस जो होंगी वो लॉस हो जाएंगी। सेंसरी इनर्वेशन मतलब कि आपके पास कौन कौन सी होती हैं, टच, वाइब्रेशन, ठीक है, और टेम्परेचर, ये आपके पास नहीं फील होंगी। टेम्परेचर, टच, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन, ये आपके पास जो सेंसेशन है ये लॉस हो जाएंगी। और डिफरेंशियल पॉइंट बाकियों से ये है, क्योंकि विटामिन B12 में भी आपके पास सेंसरी इनर्वेशन लॉस हो जाती हैं। डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि डिस्टल एरिया जो होगा ना, डिस्टल, वहां पे ज्यादा कंडीशन ये देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर किसी बंदे को आपके पास न्यूरोपैथी हो चुकी है डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, तो अगर ये आपके पास उसकी ये लिम्ब मैंने बनाई है, अगर उसकी, अगर हम टांग बनाए ना, ये टांग है उसकी, ठीक है, पाँव है उसका, तो जो डिस्टल एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे इनर्वेशन ज्यादा डिक्रीज होंगी बनिस्बतन प्रोक्सिमल एरिया, जो कि आपके पास नियर टू द मेन सेंट्रल एक्सिस, मतलब कि प्रोक्सिमल एरिया की तरफ जो दूर दूर जगह होगी ना, वहां पे सेंसेशन ज्यादा डिक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये पास हमने न्यूरोपैथी तक कर ली है बात। नेफ्रोपैथी जो है ना, नेफ्रोपैथी हमारे पास एफरेंट आर्टियोल्स और इफरेंट आर्टियोल्स होते हैं। ठीक है जी, एफरेंट आर्टियोल्स नेफ्रॉन की तरफ ब्लड लेके आते हैं, ये हैं एफरेंट, ठीक है, और ये हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, और दरमियान में हमारे पास ये है बोमेन कैप्सूल, जिधर आपके पास ब्लड वेसल छोटी छोटी इस तरह से पैक्ड होती हैं। तो जब ब्लड आता है यहाँ से आता है और यहाँ से हमारे पास बाहर निकलता है, सॉरी एरो गलत बना दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि बाहर जाता है। अब ये जो आपके पास नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन होगी ना, ये दोनों आपके पास वेसल्स को इन्वॉल्व करेगी, एफरेंट को भी इन्वॉल्व करेगी, इफरेंट को भी इन्वॉल्व करेगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी उसको भी इन्वॉल्व करेगी। यहाँ पे आपके पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, उसको भी इन्वॉल्व करेगी। अगर एफरेंट आर्टियोल इन्वॉल्व हो रही हैं तो इसके नतीजे में होगी आपके पास रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास अगर ब्लड नहीं आ रहा तो ब्लड आपके पास डिक्रीज परफ्यूजन होगी ड्यू टू इस्कीमिया। अगर ब्लड कम आ रहा है तो रीनल के अपने सेल्स को भी तो ब्लड चाहिए, तो इस्कीमिया की वजह से रीनल फेल्यूर होगा। उसके अलावा इफरेंट आर्टियोल, मोस्ट कॉमनली अगर किसी बंदे को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है ना, तो उसमें इफरेंट आर्टियोल्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये वेसल्स इन्वॉल्व हैं तो इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे पास GFR बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ से अगर हम इसको क्या करें, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें, तो हमारे पास जितना फ्लूइड होगा, यहाँ से जितना फ्लूइड आ रहा है वो सारे के सारा नीचे की तरफ पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ना रीनल में बहुत ज़्यादा डिटेल में भी। बात करने का मकसद ये है कि इफरेंट आर्टियोल्स इन्वॉल्व होने की वजह से GFR इंक्रीज हो जाता है। और मोस्ट कॉमन हाई यील्ड MCQs है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया हमारे पास मोस्ट कॉमन, अगर कोई बंदा डायबिटिक है, ऊपर उसने पूरा सिनेरियो दिया है, और हमको किस तरह पता चलेगा डायबिटीज है और उसकी किडनी भी इन्वॉल्व है, तो व्हाट इज द मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो हम क्या करेंगे कि प्रोटीन यूरिया, अगर उसकी यूरिन में प्रोटीन आ रहे हैं तो ये बंदा जो है वो डायबिटीज की वजह से उसकी किडनी जो है ना वो खराब हो चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है तो ये सेक्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस सेक्लेरोसिस करवा देगा, सेक्लेरोसिस हार्डनेस। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसी कंडीशन में तीनों बातें डिस्कस कर रहे हैं हम। यहाँ पे एफरेंट इन्वॉल्व है तो रीनल फेल्यूर, इस्कीमिया की वजह से ब्लड नहीं आ रहा। अगर इफरेंट इन्वॉल्व है तो GFR बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया, क्योंकि वेसल्स यहाँ पे डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो आगे की तरफ सारा फिल्टर हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, और अगर बोमेन कैप्सूल आपके पास यहाँ पे मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है तो मेम्ब्रेनस सेक्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस रीनल बहुत लेवल सिस्टम है यार, इसको हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। मेम्ब्रेनस सेक्लेरोस बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बंदा थकता नहीं है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि जिधर हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेनस सेक्लेरोसिस इस वजह से होगी कि यहाँ पे कुछ
हमारे पास मेसेंजियल सेल पड़े होते हैं, ठीक है जी, उनकी हमारे पास प्रोलिफरेशन हो जाएगी, तो सारे का सारा जो होगा वो थोड़ा जो एरिया होगा वो सारा डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब कि वो इन लार्ज हो जाएगा। उसके अलावा नोड्यूलर नोड्यूलर सेक्लेरोसिस भी मिलती है, ठीक है। और किमल स्टेन न्यूड्यूल्स मिलते हैं, मोस्ट कॉमनली किमल स्टेन न्यूड्यूल्स, ये बहुत ही अहम किमल स्टेन नोड्यूल्स मिलेंगे अगर कोई बंदा नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन की वजह से किडनी को खराब किया है ना उसको, तो उसमें केमल स्टील नोड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीएफआर, दोबारा से हम यहाँ पे मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, दोबारा से इफरेंट आर्टियोल की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपके पास मेन यही है, हमेशा जब भी बात होगी तो इफरेंट आर्टिकल की होगी, प्रोटीन यूरिया होगा, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है। एक तो उसका ये काम है कि वो एस को इनहिबिट कर देगी, दूसरा हमारे पास उसका ये काम होता है कि हमारे पास यहाँ पे इफरेंट आर्टियोल जो होता है ना, हमारे पास एंजियोटेंसिन 2, ये हमारे पास इफरेंट आर्टियोल के ऊपर आके लगता है और इफरेंट आर्टियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ठीक है। तो अगर एस इनहिबिटर्स देंगे तो एंजियोटेंसिन भी नहीं होगा, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन नहीं होगा तो इफरेंट आर्टियोल जो होंगी वो डायलेट हो जाएंगी। अगर इफरेंट आर्टियोल डायलेट होंगी तो जो ब्लड यहाँ से हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट थी, तो ब्लड नीचे की तरफ आ रहा था, ब्लड आगे की तरफ चला जाएगा, तो जीएफआर कम होगा और लेस प्रोटीन यूरिया, तो प्रोटीन यूरिया में हमारे पास बेनिफिशियल होती है। तो ये पक्का एमसीक्यूज 100%। अगर आपके पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोटीन यूरिया, ठीक है। और उसके लिए हम फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या होगी, ड्रग ऑफ चॉइस, तो एस इनहिबिटर हम देते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिए। एस इनहिबिटर्स जो होंगे वो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देते, जिसकी वजह से इफरेंट आर्टियोल की डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितनी बातें अभी हमने डिस्कस की हैं वो हमारे पास थी नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्दर प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो हमारे पास है ओस्मोटिक इफेक्ट। कि ओस्मोटिक इफेक्ट भी समहाउ क्या करवा देता है, ओस्मोटिक इफेक्ट हमारे पास ये भी काज करवा सकता है कॉम्प्लिकेशंस। तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस काज करवा सकता है हमारे पास, अगर हम सेल की बात करें ना, तो यहाँ पे जब ग्लूकोज सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा होती है ना, ये सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए एक पाथवे चल चल रहा होता है जिसको बोलते हैं पोलियोल पाथवे, ठीक है जी। ये पाथवे, इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है सेल में, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होगा वो सेल में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये ग्लूकोज पड़ा रहेगा सोर्बिटोल की फॉर्म में, ठीक है जी। और ये जो सोर्बिटोल, जब ग्लूकोज को सोर्बिटोल बन लिया किसी तरह से, उसने कहा कि मैं ना ग्लूकोज को अब कहीं भी नहीं जा रहा, स्टोर नहीं हो रहा, इंसुलिन नहीं है, तो किसी और पाथवे से इसका कोई हल करूं, तो उसने इसको सोर्बिटोल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो सोर्बिटोल होता है ना, सोर्बिटोल ओस्मोटिक इफेक्ट शो करता है कि इसके पास अफिनिटी होती है कि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब सोर्बिटोल अकोमोलेट होगा तो ये वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, जब वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जिधर जिधर ये हमारे पास पड़ा होगा तो वहां पे हमारे पास ओस्मोटिक इफेक्ट होने की वजह से हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ये जो सॉर्बिटोल बना, ये पोलियोल पाथवे जो होता है वो किस तरह से चलता है, सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सोर्बिटोल में विद द हेल्प ऑफ एल्डोज रिडक्टेज। ये आपके पास एंजाइम होता है जो कि इसको कन्वर्ट करता है सोर्बिटोल में, और फर्दर सोर्बिटोल कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज में विद द हेल्प ऑफ सोर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ये आपके पास सोर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही नहीं होता। अगर नहीं होगा तो आपके पास सोर्बिटोल ही पड़ा रहेगा। और इसके अलावा दूसरा ड्रॉबैक ये है कि सोर्बिटोल जो होता है ना, वो सोर्बिटोल, ग्लूकोज से सोर्बिटोल, ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है अर्ली, लेकिन सोर्बिटोल टू फ्रुक्टोज बनने में बहुत देर लगती है। इसी वजह से जितनी देर सोर्बिटोल पड़ा रहेगा तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन हमारे पास हमें देखने को मिलता है कैटारैक्ट। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो कैटारैक्ट उसको देखने को मिलेगा। कैटारैक्ट
उसकी आंखें जो होंगी वो लेंस जो होगा वो धुंधला हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो हमने बातें डिस्कस की हैं ना अभी तक, हम बुक पे देखते हैं जाके कि बुक पे हमारे पास ये बातें जो हैं वो क्या लिखा हुआ है। चलो जी, वो कह रहा है कि नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन है, एक तो इस तरह से हो सकती है एक कॉम्प्लिकेशन। दूसरा वो कह रहा है कि हमारे पास ओस्मोटिक डैमेज हो सकता है। ठीक है, ओस्मोटिक डैमेज में एक तो आपके पास ये इसको इन्वॉल्व करेगा ना, इसको इन्वॉल्व करने के अलावा हमारे पास जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं ना उनको भी इन्वॉल्व करता है। तो न्यूरॉन्स में जाके ये डेपोजिट हो जाता है, न्यूरॉन्स में डेपोजिट होगा तो उसको भी आपके पास जो ये सोर्बिटोल न्यूरॉन्स में डेपोजिट होगा, जिसकी वजह से आपके पास न्यूरॉन्स जो होगी उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, स्मॉल वेसल्स डिजीज, हाइलाइन आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। हाइलाइन पिंकिश मटेरियल होता है जो कि आपके पास स्मॉल वेसल्स में आपको मिलता है। रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, तीनों चीजें आ गई। उसके बाद लार्ज वेसल्स डिजीज, एथ्रोसेक्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। एमआई इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। एमसीक्यूज है, मेंशन कर लें कि डायबिटीज की वजह वजह से बंदा मरेगा तो क्यों मरेगा। ठीक है जी। ऑस्मोटिक डैमेज, sorbitol accumulation in the organs with aldose reductase and decrease और एब्सेंट सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, कि सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज की कमी होती है, पहले वाला उसको सोर्बिटोल में क्या क्या करवा देगा, न्यूरोपैथी, मोटर सेंसरी, ग्लोव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोनोमिक डीजनरेशन। ये बात सॉरी मैंने नहीं बताई, ये आपको अभी बता देता हूँ। गर्ड, गैस्ट्रोपैरेसिस, डायबिटिक डायरिया और कैटारेक्ट। एक आप बात रह गई है कि जब हमारे पास ये कंडीशन होती है ना, न्यूरोपैथी की तो बात मैंने कर ली थी कि हमारे पास यहाँ पे जब न्यूरोपैथी हुई तो आपके पास सेंसरी इनर्वेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास मोस्ट कॉमनली ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से न्यूरोपैथी जब होती है ना, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास इन्वॉल्व होता है जीआईटी की स्टिमुलेशन के लिए मोस्ट कॉमनली। ठीक है। अच्छा जी, अगर हमारे पास ये डैमेज हो चुका है तो हमारे पास जो पेशेंट होगा ना वो गैस्ट्रोपैरेसिस के साथ मिलेगा, कि उसको कॉन्स्टिपेशन मिलेगी, उसकी जीआईटी मोटेलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। सम हाउ आपके पास उसने ये भी कहा है कि इसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। समहाउ आपके पास बिल्कुल ही जो आपके पास न्यूरॉन्स है ना उनमें इफेक्ट इस तरह से आएगा कि मोटेलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज में वो ये बात पूछा है लाजमी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस तो आपके पास अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है तो हमारे पास जो ब्लैडर है उसकी जो एक्टिविटी है, डिट्रोजल मसल्स जो होता है वो अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो बंदा होगा या तो एक्सेस में ओवर यूरिनेशन करेगा, या आपके पास ये जो बंदा होगा ये यूरिन कर ही नहीं पाएगा। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो आपके पास मेनली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होने के बाद आपके पास जीआईटी और आपकी जो यूरिनरी सिस्टम है वो मेनली इन्वॉल्व होता है। और तीसरे नंबर पे कैटारक्ट जो है वो भी आपके पास इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया। तो कॉम्प्लिकेशन जो है सारी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब